हेलो दोस्तों, हमारे फुल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स कोर्स के 30 आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्मार्ट मनी अप्रोच के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, या शायद हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रेडिंग एज अ होल में एक प्राइम टॉपिक है। ये कॉन्सेप्ट कोई और नहीं बल्कि लिक्विडिटी है। हम रिटेल ट्रेडर्स हमेशा चीज़ों को आसान तरीके से करना पसंद करते हैं, इसलिए हम अक्सर ट्रेड्स लेने के लिए इंडिकेटर सिग्नल्स पर फोकस करते हैं। हमें यह जानने में कम दिलचस्पी होती है कि किसी पर्टिकुलर मैनर में प्राइस क्यों मूव किया, जिसने इंडिकेटर को बाय या सेल सिग्नल देने के लिए ट्रिगर किया। लगभग सभी इंडिकेटर्स मार्केट के फंडामेंटल एलिमेंट्स यानी प्राइस और वॉल्यूम से ली गई हैं। इसके अलावा प्राइस और वॉल्यूम मार्केट के बेसिक डेटा के प्रोसेसिंग का परिणाम है। इसलिए मेरा कहना है कि इंडिकेटर्स कुछ हद तक विनिंग ट्रेड्स जनरेट करने में अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडिकेटर्स हर मार्केट कंडीशन में काम नहीं करते, और किसी सिंगल इंडिकेटर द्वारा दिया गया सिग्नल पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं होता। और इन सब के अलावा लगभग सभी इंडिकेटर्स का नेचर थोड़ा लैगिंग होता है, और वे एक ट्रेड सिग्नल तब देते हैं जब प्राइस मूव पहले से ही स्टार्ट हो चुका होता है, जिससे रिस्क बढ़ जाती है और आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो कम हो जाता है। इसलिए मार्केट से आगे रहने का एक तरीका है कि आप मार्केट मेकर्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स, या सिर्फ स्मार्ट मनी की तरह गेम खेलें जो अक्सर रिटेलर्स के ऑर्डर्स पर फीड करते हैं। आप मार्केट्स में जो बड़े प्राइस मूव्स या मोमेंटम मूव्स देखते हैं, वह स्मार्ट मनी द्वारा इन मासूम अनइन्फॉर्म्ड या इल इन्फॉर्म्ड रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने की वजह से हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, रिटेल एजुकेशन मुख्य रूप से पैटर्न्स जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स आदि पर बेस्ड है। और अंततः इन रिटेलर्स कन्वेंशनल इंडिकेटर्स या प्राइस पैटर्न्स द्वारा दिए गए सिग्नल्स पर ट्रेड करने के लिए कूद पड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पैटर्न्स और इंडिकेटर्स बिल्कुल काम नहीं करते, लेकिन ऐसा होने के हाई चांसेस हैं कि इनमें से ज़्यादातर प्राइस मूव्स को बड़े प्लेयर्स द्वारा इंजीनियर किया जा सकता है। ये बड़े इंस्टीट्यूशंस या स्मार्ट मनी हमेशा हमें फंसाने और हमारे स्टॉप लॉसेस लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब मार्केट्स में नए ट्रेडर्स आते हैं, तो उन्हें आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है और उनसे पैसे छीने जा सकते हैं, क्योंकि वे बड़े खिलाड़ियों के लिए आसान शिकार होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स को इस बात की जानकारी नहीं है कि मार्केट के ज़्यादातर ऑर्डर्स कहाँ जमा होते हैं, जिससे वे इन इंस्टीट्यूशनल ट्रैप्स के प्रति वल्नरेबल बन जाते हैं। यही मेजर रीज़न है कि ज़्यादातर रिटेलर्स पैसा खो देते हैं। वे इन बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए शिकार के रूप में बने रहते हैं, या दूसरे शब्दों में, वे बड़े खिलाड़ियों के लिए लिक्विडिटी हैं। इन शॉर्ट, ये एक कैट एंड माउस का खेल है। एक व्यक्ति के जीतने के लिए किसी और को हारना पड़ता है। तो सवाल ये है, आप क्या बनना चाहते हैं, शिकार या शिकारी? मार्केट में एक पॉपुलर कहावत है कि अगर आपको नहीं पता कि लिक्विडिटी कहाँ है, तो आप ही लिक्विडिटी हैं। इसलिए इस एपिसोड और आने वाले एपिसोड में हम ज़्यादातर रिटेलर्स से आगे रहने और ज़्यादातर स्मार्ट मनी ट्रैप्स से दूर रहने के लिए इस प्राइम कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि एक बार जब आप लिक्विडिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तो आप मार्केट्स कैसे फंक्शन करते हैं इस बारे में ज़्यादा क्लियरली सोच पाएंगे, और ये आपके लिए नई ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज़ को खोलेगा। तो चलिए फौरन शुरू करते हैं। कुछ लोगों के मन में अभी भी ये डाउट हो सकता है कि आखिर लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। तो आसान शब्दों में, एक ऐसा मार्केट जिसमें हाई लिक्विडिटी होती है, वहाँ बड़ी संख्या में बायर्स और सेलर्स उस पर्टिकुलर एसेट में ट्रेड करने के इच्छुक होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बाय और सेल ऑर्डर्स की हाई अवेलेबिलिटी होती है, जिससे ट्रांजैक्शंस जल्दी से और प्राइसेस पर कम से कम इम्पैक्ट के साथ एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लिक्विडिटी केवल एक ऐसा एरिया है जहां स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स वेट कर रहे होते हैं।
हम उन एरियाज या जोन्स में लिक्विडिटी पा सकते हैं जहां कई लोग स्टॉप लॉसेस प्लेस करते हैं, जो बाय या सेल स्टॉप्स हो सकते हैं। आमतौर पर रिटेल ट्रेडर्स इम्पल्सिव होते हैं और इसलिए जब मार्केट में लालच बढ़ जाता है तो वे हाईस पर बाय करते हैं और जब घबराहट महसूस करते हैं तो लोस पर सेल कर देते हैं। लेकिन हर समय जब मार्केट में एक बायर होता है तो एक सेलर भी होता है, और इसके वाइस वर्सा। लिक्विड मार्केट्स ऐसे ही काम करते हैं। अब स्मार्ट मनी यानी इंस्टीट्यूशंस इस रिटेलर लिक्विडिटी का यूज करते हैं, यानी रिटेल ट्रेडर्स के ऑर्डर्स का उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब रिटेल ट्रेडर्स एक लो के ब्रेकआउट के बाद सेल करते हैं तो इंस्टीट्यूशंस उन लोज पर बाय करते हैं। जब रिटेल ट्रेडर्स एक हाई के ब्रेकआउट के बाद बाय करते हैं तो स्मार्ट मनी उन हाईज पर सेल करते हैं। इन एसेंस हम सभी मार्केट्स में लिक्विडिटी हैं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी ऑर्डर्स मार्केट में दिया जा रहा है उसे बड़े खिलाड़ियों द्वारा टारगेट करके टेक आउट किया जा रहा है। ये इसलिए नहीं होती क्योंकि कुछ एरियाज इतने लिक्विड नहीं होते कि इन इंस्टीट्यूशंस के लिए सूटेबल हो। तो इन शॉर्ट, लिक्विडिटी को फ्यूल की तरह माना जा सकता है, या ये एक ड्राइवर की तरह काम करता है जो मार्केट को एक स्पेसिफिक प्राइस जोन में ले जाता है। स्मार्ट मनी प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी ताकि इन ऑब्वियस जोन्स को ब्रेक कर सके और लिक्विडिटी को सीज या अब्जॉर्ब कर सके। कुल मिलाकर कहें तो हर मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं। रिटेल माइंडसेट लगभग सभी मार्केट्स में समान होता है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स में लिक्विडिटी हमें ये समझने में मदद करती है कि कहाँ रिटेल ट्रेडर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है और कहाँ स्मार्ट मनी एंट्री या एग्जिट कर रही है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन उठ सकता है, इन लिक्विडिटी जोन्स या ऑर्डर क्लस्टर्स को कहाँ ढूंढा जा सकता है? डायरेक्शन के आधार पर लिक्विडिटी दो प्रकार की होती है। वे हैं बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी चार्ट पर एक लेवल को रिप्रेजेंट करता है जहां शॉर्ट सेलर्स अपने स्टॉप्स लगाएंगे। तो एसेंशियली ये स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं जो शॉर्ट सेलर्स द्वारा रेजिस्टेंस या स्विंग हाई से बेचने पर सेट किए जाते हैं, जो कि बेसिकली बाय ऑर्डर्स हैं। और इसमें उन बायर्स द्वारा सेट किए गए बाय लिमिट ऑर्डर्स भी शामिल हैं जो रेजिस्टेंस या स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। सेल साइड लिक्विडिटी का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये चार्ट पर एक लेवल को रिप्रेजेंट करता है जहां लॉन्ग बायस्ड ट्रेडर्स अपने स्टॉप्स प्लेस करेंगे। तो मूल रूप से ये ऑर्डर्स का क्लस्टर उन बायर्स द्वारा सेट किए गए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को शामिल करेगा जो सपोर्ट लेवल या स्विंग लो से लॉन्ग ट्रेड लिए थे, जो कि एक सेल ऑर्डर है। और इसमें उन सेलर्स द्वारा सेट किए गए सेल लिमिट ऑर्डर्स को भी शामिल होंगे जो सपोर्ट या स्विंग लो के नीचे ब्रेकडाउन की उम्मीद कर रहे हैं। दोनों मामलों में ये लेवल्स अक्सर रेंजेस के एक्सट्रीम टॉप्स और बॉटम्स पर या उसके करीब पाए जाते हैं, जिसका मतलब है कि ये पॉइंट्स रेंजेस के हाईस और लोज पर पाए जाते हैं। ये इसलिए है क्योंकि इन पॉइंट्स पर कई लोग इस जोन को सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में काम करने या प्राइस के इस जोन को ब्रेक करने और अपना डायरेक्शन जारी रखने का वेट कर रहे हैं। आप इन जोन्स को पहचानने के लिए हमेशा हायर टाइम फ्रेम्स जैसे डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी, वह भी आसान तरीके से, तो समझें कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न्स, चैनल पैटर्न्स, रेक्टेंगुलर रेंजेस, स्विंग लेवल्स आदि होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे रिटेल स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर पर्याप्त लिक्विडिटी होती है जिसे अब्जॉर्ब किया जा सकता है। इसलिए ये वे पॉपुलर एरियाज हैं जहाँ रिटेल ट्रेडर्स अक्सर अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इन लेवल्स पर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस होते हैं जो बड़े खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा लिक्विडिटी लेवल बनाते हैं जिसे वे टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए समझते हैं
कि प्राइस चार्ट पर लिक्विडिटी क्यों इम्पोर्टेंट होती है। लिक्विडिटी बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वह डायरेक्शन है जिसमें प्राइस मूव करती है। प्राइस हमेशा इन पॉइंट्स की ओर मूव करेगी ताकि मार्केट में लिक्विडिटी को अट्रैक्ट कर सके। बिना लिक्विडिटी के फाइनेंशियल मार्केट्स काम नहीं कर सकते। आइए इसे समझते हैं ताकि आपको एक बेहतर आइडिया मिल सके। मार्केट्स में बड़े प्लेयर्स सबसे अच्छे प्राइसेस को एम करते हैं, लेकिन उन्हें अपने लार्ज ऑर्डर्स को फिल करने के लिए सफिशिएंट काउंटर ऑर्डर्स ढूंढने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंस्टीट्यूशन लॉन्ग पोजीशंस की तलाश में है तो वे लिमिट प्राइसेस पर बाय ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, लेकिन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए पर्याप्त सेल ऑर्डर्स का होना आवश्यक है। सोचें कि क्या होता है यदि वे लो लिक्विडिटी एरियाज में मार्केट में एंटर करते हैं, जहां इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स को काउंटर करने के लिए कम ऑर्डर्स अवेलेबल होते हैं। इससे ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट्स बनते हैं जो बिग प्लेयर्स के एवरेज प्राइस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे, जो एक रिस्क है जिसे वे लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके विपरीत, हाई लिक्विडिटी एरियाज में एंटर करने से, जहां बहुत सारे काउंटर ऑर्डर्स उपलब्ध होते हैं, कम वॉलेटाइल मार्केट्स बनते हैं जो इंस्टीट्यूशनल पोजीशन के लिए एक बेहतर एवरेज प्राइस सुनिश्चित करते हैं। और ये हाई लिक्विडिटी जोन्स वे जगहें हैं जहां ज़्यादातर रिटेल स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एक्यूमुलेट किए जाते हैं। स्मार्ट मनी प्लेयर्स इस कॉन्सेप्ट के नेचर को समझते हैं और वे अक्सर अपनी लार्ज पोजीशंस को उन लेवल्स के पास एक्यूमुलेट या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहां बहुत सारे स्टॉप्स होते हैं। इस कॉन्सेप्ट, जिसमें मल्टीपल प्राइस लेवल्स पर अवेलेबल लिक्विडिटी का फ़ायदा उठाकर रिटेल ऑर्डर्स को अब्जॉर्ब किया जाता है, इसे लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। और ये इस रिक्वायरमेंट से आता है कि बड़े प्लेयर्स इन जोन्स में मार्केट में एंटर करें ताकि अपने लार्ज पोजीशंस ले सकें और ये सुनिश्चित करें कि उनके ऑर्डर्स बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस पर फिल हो सकें। इसे अचीव करने के लिए वे अपने ऑर्डर्स को स्मॉलर सब ऑर्डर्स में ब्रेक करते हैं और उन्हें मल्टीपल प्राइस लेवल्स पर स्प्रेड करते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स आमतौर पर लार्ज ट्रेड वॉल्यूम्स के क्विक और एफिशिएंट एग्जीक्यूशन के लिए लिक्विडिटी स्वीप्स का यूज़ करते हैं। इन की लेवल्स पर अवेलेबल स्टॉप लॉस ऑर्डर्स की बड़ी मात्रा एक बिग प्लेयर को अपनी पोजीशंस को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने की अनुमति देती है। एक बार जब उस लेवल को ट्रेड कर लिया जाता है जहां कई स्टॉप्स प्लेस किए गए होते हैं, तो अक्सर प्राइस अपनी डायरेक्शन बदल लेती है और ऑपोजिट एक्सट्रीम पर लिक्विडिटी की तलाश में मूव करती है। जब एक बड़ी संख्या में स्टॉप्स ट्रिगर होते हैं तो क्या होता है? मार्केट में ज़्यादा ऑर्डर्स हिट होने के कारण प्राइस में हायर वॉलेटिलिटी होती है। ऐसी प्राइस वॉलेटिलिटी पार्टिसिपेंट्स के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट में ट्रेड में एंटर करने या अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने के अवसर पैदा करती है। जब बहुत सारे स्टॉप लॉसेस एक साथ ट्रिगर होते हैं, तो यह मार्केट में शार्प प्राइस मूव्स का परिणाम होता है। तो पर्याप्त लिक्विडिटी के बिना हम कभी भी मार्केट में बड़े डायरेक्शनल मूव्स नहीं देख सकते। असल में, बिना फ्यूल के एक कार कैसे चल सकती है? इसी तरह लिक्विडिटी जोन्स और लिक्विडिटी स्वीप्स मार्केट्स को स्मूथली रन करने में मदद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मूविंग ऑन, हम मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर पैदा होने वाला अनेक प्रकार के लिक्विडिटी एरियाज पर बात करते हैं। इस बेसिस पर लिक्विडिटी को एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी में क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, मेजर मार्केट स्ट्रक्चर से जुड़ी लिक्विडिटी को एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहा जाता है। इसे मेजर लिक्विडिटी के रूप में भी जाना जाता है। और मार्केट में माइनर या इंटरनल स्ट्रक्चर्स से जुड़ी लिक्विडिटी को इंटरनल लिक्विडिटी या माइनर लिक्विडिटी कहा जाता है। इस वीडियो में हालांकि मैं केवल एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इसे कैसे पहचाना जाए इसके बारे में बात करूंगा। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझने के लिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर, विशेष रूप से मेजर मार्केट स्ट्रक्चर की अच्छी समझ होनी चाहिए। मैंने पहले ही मार्केट स्ट्रक्चर्स और स्विंग पॉइंट्स को सही तरीके से मार्क करने के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाया है,
जिसमें स्विंग हाइज और लोज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर आदि को पहचानना और मार्क करना शामिल है। इसलिए अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इस वीडियो को पॉज करें और इस कोर्स का पहला एपिसोड अभी देखें, ताकि आपको समझ में आ सके कि मेजर लिक्विडिटी कैसे काम करती है। संक्षेप में बात करें तो एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में हायर स्विंग हाइज और हायर स्विंग लोज होते हैं। एक हायर हाई केवल एक वैलिड पुलबैक के बाद ही कंफर्म होता है और एक हायर स्विंग लो केवल एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही कंफर्म होता है। जब प्राइसेस प्रीवियस स्विंग हाई या हायर हाई के नीचे ब्रेक और क्लोज कर जाती हैं तो मार्केट सेंटिमेंट पेरिशनेस की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है। वहीं बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर में लोअर स्विंग हाइज और लोअर स्विंग लोज होते हैं। एक लोअर हाई केवल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही कंफर्म होता है और एक लोअर स्विंग लो केवल एक वैलिड पुलबैक के बाद ही कंफर्म होता है। जब प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई या लोअर हाई के ऊपर ब्रेक और क्लोज कर जाती है तो यह मार्केट सेंटिमेंट को बेरिश से बुलिश में शिफ्ट करने का संकेत देता है, जिसे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है। ये वे चीज़ें हैं जिन्हें आपको मेजर मार्केट स्ट्रक्चर्स को सीखते समय ध्यान में रखना चाहिए। अब लेट मी आस्क यू कि मेजर स्ट्रक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? क्लियरली ये पॉइंट्स हायर हाइज और लोज या लोअर हाइज और लोज हैं, या सिंपली ये मेजर स्विंग हाइज और मेजर स्विंग लोज हैं। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद एक पुल बैक करता है? मार्केट के इस पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में आप क्या सोचते हैं? ठीक है, मैं समझाता हूँ। चलो सबसे पहले एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के केस को लेते हैं। ये क्या है? ये बेसिकली सिंपल ब्रेकआउट्स हैं, राइट? लेकिन अगर आप और डीपर लेवल पे सोचें तो यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? जैसा कि हम जानते हैं, बुलिश बॉस तब होता है जब प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई या हायर हाई के ऊपर ब्रेक और क्लोज करती है। तो हमें स्विंग हाई लेवल पर फोकस करना चाहिए। स्विंग हाई को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल या एक सप्लाई जोन माना जाता है। इस एरिया में कम से कम दो प्रकार के पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। पहला ग्रुप वह सेलर्स हैं जो स्विंग हाई या पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल से शॉर्ट ट्रेड्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, और वे अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? ऑब्वियसली वे अपना स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर रखेंगे, जो असल में एक बाईबैक ऑर्डर है। दूसरा ग्रुप वह बायर्स हैं जो स्विंग हाई लेवल के ऊपर प्राइसेस के ब्रेकआउट की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग मार्केट ट्रेंड बुलिश है। तो ये बायर्स क्या करेंगे? वे ब्रेकआउट पर बाय करने की कोशिश करेंगे और अपना स्टॉप लॉस स्विंग हाई लेवल के ठीक नीचे कहीं रखेंगे, जो एक सेल ऑर्डर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्विंग हाई लेवल के ऊपर और नीचे ऑर्डर्स का एक बड़ा क्लस्टर है। ये एक हाईली लिक्विड एरिया है। अब क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरफ ज़्यादातर ऑर्डर्स हैं। मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब या स्वीप कर सके। इस मामले में स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, जिसका मतलब है कि बाय ऑर्डर्स की मात्रा सेल ऑर्डर्स से ज़्यादा थी। यही कारण है कि मार्केट सभी सेलर स्टॉप लॉसेस और बाय लिमिट ऑर्डर्स को अब्जॉर्ब करके ऊपर मूव हुआ। इस तरह का सिनारियो एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के केस में भी होता है। इस केस में हमारा लेवल ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? हाँ, आप सही हैं। ये हायर लो या सिंपली स्विंग लो लेवल है। यहाँ भी वही लॉजिक अप्लाई करें। यहाँ कम से कम दो इंटरेस्टेड प्लेयर्स होते हैं। पहले हैं बायर्स। चूंकि स्विंग लो एक सपोर्ट या डिमांड लेवल के रूप में एक्ट कर सकता है और चूंकि एग्जिस्टिंग ट्रेंड बुलिश है, बायर्स इस लेवल से लॉन्ग ट्रेड्स लेना चाहेंगे। वे अपना स्टॉप लॉस कहाँ सेट करेंगे? जाहिर है वे अपना स्टॉप लॉस, जो कि रियलिटी में एक सेल ऑर्डर होता है, स्विंग लो लेवल के नीचे प्लेस करेंगे। दूसरे ग्रुप में
वह सेलर्स शामिल हैं जो स्विंग लो लेवल के नीचे ब्रेकआउट की तलाश में होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन दिखेगी, और इस प्रकार वे ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन पर बेट करेंगे, क्योंकि प्राइस ने ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया है। इसलिए वे ब्रेकडाउन पर सेल करना चाहेंगे और अपना स्टॉप लॉस स्विंग लो के ऊपर या फिर रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर कहीं प्लेस करेंगे। तो स्पष्ट रूप से स्विंग लो लेवल के ऊपर और नीचे बड़ी संख्या में ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, इसलिए ये एक हाईली लिक्विड एरिया है। अब क्या होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि किस तरफ ज़्यादातर ऑर्डर्स हैं। मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि लिक्विडिटी अब्जॉर्ब या स्वीप कर सके। इस केस में स्विंग लो के नीचे ब्रेकडाउन हुआ है, जिसका मतलब है कि सेल ऑर्डर्स की कंसंट्रेशन बाय ऑर्डर्स की तुलना में इस लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा थी। इसलिए मार्केट ने सभी बायर स्टॉप लॉसेस और सेल लिमिट ऑर्डर्स को अब्जॉर्ब करके नीचे मूव कर लिया। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के दौरान क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी एक और क्वेश्चन बाकी है। मार्केट ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ही क्यों नहीं चलता रहता? प्राइसेस क्यों रुकती हैं और वापस रिवर्स होती हैं? प्राइसेस पुलबैक्स क्यों बनाती हैं? तो अगर आपने ध्यान से देखा है तो एक बार जब प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है तो ये इनडेफिनेटली ऊपर या नीचे नहीं जाती है। अगर हम बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के केस को लेते हैं, जिसमें प्राइस इस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जाती है, तो हम जानेंगे कि प्राइस केवल तब तक ऊपर जाएगी जब तक वहाँ ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, या दूसरे शब्दों में जब तक स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी अवेलेबल है तब तक मार्केट ऊपर की ओर मूव करेगा। इसका कारण यह है कि स्मार्ट मनी सारी बाय साइड लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब कर रहा है ताकि हाईस पर सेल कर सके। और एक बार जब इस स्विंग हाई के ऊपर सारे ऑर्डर्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट कहाँ जाएगा? एक बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि मार्केट एक एरिया ऑफ लिक्विडिटी से दूसरे एरिया ऑफ लिक्विडिटी में मूव करता है। तो इस आइडिया के आधार पर जब मार्केट ने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर सभी अवेलेबल ऑर्डर्स को स्वीप कर लिया हो या बाय साइड लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब कर लिया हो, तो मार्केट को लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी? इसके बारे में सोचें। ऊपर कहीं भी लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है। तो अब मार्केट कहाँ जाएगा? यहीं पर हमें यह सोचना होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट क्यों पुल बैक करता है। मैं आपको बता सकता हूं कि यह मार्केट का इनहेरेंट नेचर है कि वह वेव्स के रूप में इम्पल्स और करेक्टिव मूव्स बनाता है, और बस इतना बोलकर डिस्कशन को ख़त्म कर सकता हूं। लेकिन इन पुलबैक्स के पीछे के कारणों को समझना इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको याद दिला दूं कि मार्केट को ऊपर या नीचे मूव करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। ये फ्यूल और कुछ नहीं बल्कि लिक्विडिटी है, जो रिटेलर बाय या सेल ऑर्डर्स के रूप में होती है। लिक्विडिटी ही वह कारण है जिसकी वजह से मार्केट इम्पल्सेस और करेक्शंस बनाता है। इस केस में बाय लिमिट ऑर्डर्स और बाय स्टॉप लॉसेस, जो बाय साइड लिक्विडिटी हैं, इसको स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे की ओर पुल बैक करता है। और इस पुल बैक का पर्पस क्या है? पुल बैक मार्केट का वह तरीका है जिसमें वह सेल साइड लिक्विडिटी की तलाश करता है, और ये सेल लिमिट ऑर्डर्स और सेल स्टॉप्स के क्लस्टर्स हमें कहाँ मिल सकते हैं? यही कारण है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन और उसके काम करने के तरीके को सही से समझना ज़रूरी है। इस केस में स्ट्रक्चर के बुलिश ब्रेक के बाद मार्केट कुछ पोटेंशियल लेवल्स तक पुल बैक कर सकता है जहां उसे लिक्विडिटी मिल सकती है, और केवल जब मार्केट इन लेवल्स से लिक्विडिटी को टैप कर लेता है तब प्राइसेस फिर से ऊपर मूव करेगा। ये लेवल्स इंटरनल या माइनर स्विंग्स हो सकते हैं जो एक वेव के अंदर बनते हैं, या यह मेजर स्विंग लो लेवल भी हो सकता है। इन माइनर स्विंग्स और मेजर स्विंग लो लेवल्स के नीचे बहुत सारे प्लेयर्स ट्रेड अपॉर्चुनिटी की तलाश में होंगे। आमतौर पर प्रीवियस मेजर स्विंग लो लेवल को एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन या सपोर्ट माना जाता है।
इसलिए ज़्यादातर बायर्स इस लेवल से लॉन्ग ट्रेड लेने में इंटरेस्ट रखते हैं और वे निश्चित रूप से अपने स्टॉप लॉसेस इस मेजर स्विंग लो लेवल के नीचे सेट करेंगे। इसलिए इस लेवल के नीचे बहुत सारे सेल ऑर्डर्स उपलब्ध होंगे और मार्केट इस लिक्विडिटी पूल में टैप करके सभी रिटेलर स्टॉप लॉसेस को स्वीप कर सकता है ताकि लोअर प्राइसेस पर बाई कर सके और फिर ऊपर की ओर मूव कर सके। प्राइस हमेशा इस मेजर स्विंग लो तक नीचे नहीं जाएगी। अगर आप चार्ट्स को देखें तो ज़्यादातर मौक़ों पर प्राइस केवल 40 या 50% तक ही पुल बैक करेगी और फिर मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में फिर से रिज्यूम करेगी। आपको क्या लगता है इसका कारण क्या हो सकता है? अब मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि जब प्राइस पुल बैक करती है तो उसके पास कुछ लिक्विडिटी ऑप्शंस होते हैं जिन्हें वह टैप कर सकती है। मैंने अभी तक इन सभी बातों पर चर्चा नहीं की है, लेकिन पेयर विद मी ऑन दिस। पहला ऑप्शन है इंड्यूसमेंट लेवल को टैप करना, जिसे आप एक प्रीवियस माइनर स्विंग मान सकते हैं जिसके नीचे लिक्विडिटी मिल सकती है, क्योंकि ट्रेडर्स इस लेवल से बाय करने की उम्मीद में होंगे, ये सोचते हुए कि डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रही है। जबकि कुछ सेलर्स सेल लिमिट ऑर्डर्स प्लेस करेंगे ताकि प्राइस के ब्रेकडाउन की उम्मीद हो। दोनों ही केसेस में सेल साइड लिक्विडिटी का एक पूल बनता है जिसे स्मार्ट मनी टैप कर सकता है। अगले अवेलेबल ऑप्शन है ऑर्डर ब्लॉक्स या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या प्राइसेस ऑफ इंटरेस्ट। समझने के लिए पीओआई को ऐसे एरियाज माने जहां इंस्टीट्यूशंस द्वारा बड़ी संख्या में बाय या सेल ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं ताकि लोज पर बाय किया जा सके या हाईज पर सेल किया जा सके, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट इन जोन्स से रिवर्स करेगा। तो मार्केट इन दो ऑर्डर ब्लॉक्स में से किसी एक को टैप कर सकता है। पहला है डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक, जो आमतौर पर एक इंड्यूसमेंट के बाद बनता है और 50% चांस होता है कि मार्केट इस लिक्विडिटी एरिया को टैप करेगा और ऊपर की ओर रिवर्स करेगा। और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक मेजर स्विंग लो लेवल के पास बनता है और आम तौर पर इसे एक्सट्रीम पीओआई कहा जाता है। तो ये एक्सट्रीम पीओआई टैप होने का और ऑर्डर्स अब्जॉर्ब करने का बाकी 50% चांस होता है। प्राइस इन लेवल्स में गहराई तक जाएगी ताकि सभी अवेलेबल ऑर्डर्स को अब्सॉर्ब कर सके। आमतौर पर हम एसएमसी ट्रेडर्स इनमें से किसी भी मेंशन्ड लिक्विडिटी लेवल्स से बाय और सेल ट्रेड्स लेते हैं। हम इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक्स, पीओआई आदि के कंसेप्ट्स के बारे में हमारे आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पीछे की ओवरऑल कंसेप्ट को समझ लिया है। अब आइए ब्रीफली देखें कि इन एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेवल्स को कहाँ देखा जा सकता है या किन परिस्थितियों में हम इन लेवल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा कि आपने पहले ही अनुमान लगाया होगा, हायर टाइम फ्रेम्स पर बने मेजर स्विंग हाइज और मेजर स्विंग लोज विशेष रूप से हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज होते हैं जहां हमें मेजर लिक्विडिटी मिल सकती है। इसी के लिए एक आसान एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हैं जो एक लोअर टाइम फ्रेम है, और फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि किस टाइम फ्रेम में स्विंग हाइज और लोज के पास ज़्यादा ऑर्डर्स मौजूद होंगे? बिना ज़्यादा सोचे हम कह सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम स्विंग लेवल्स के पास 1 मिनट स्विंग लेवल्स की तुलना में ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, जिसका मतलब है कि हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर्स पर ज़्यादा मीनिंगफुल प्राइस रिएक्शंस होंगे। एक और लोकेशन है जहां इक्वल हाइज या इक्वल लोज हायर टाइम फ्रेम्स पर प्रीवियस स्विंग हाइज या स्विंग लोज के पास बनते हैं। इन इक्वल लोज के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी और इक्वल हाइज के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी मिलने का अच्छा चांस होता है। यही लॉजिक डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स पर भी लागू होता है जो इन मेजर स्विंग पॉइंट्स के पास बनते हैं। एक और लोकेशन जहां आप मेजर लिक्विडिटी पा सकते हैं वह है एक अपट्रेंड लाइन के नीचे जो मेजर स्विंग लोज को जोड़कर ड्रॉ की गई है, या एक डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर जो मेजर स्विंग हाइस को जोड़कर ड्रॉ की गई है। ये ट्रेंड लाइंस काफ़ी लुक्रेटिव प्लेसेस होते हैं क्योंकि आप यहाँ बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी दोनों पा सकते हैं, क्योंकि एक प्लेयर
ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से लाभ उठाने की तलाश में होता है, जबकि दूसरा पार्टी ट्रेंड लाइन से रिवर्सल से लाभ उठाने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली स्मार्ट मनी इन ट्रेंड लाइंस को टारगेट बनाएगी, और अक्सर आप इन ट्रेंड लाइन से फेक आउट्स देख सकते हैं, जो कुछ और नहीं बल्कि बिग प्लेयर्स द्वारा लिक्विडिटी स्वीप होता है, ताकि उन्हें बेहतर एंट्री प्राइसेस मिल सके। दूसरी इंपॉर्टेंट लोकेशंस जहां आप मेजर लिक्विडिटी का पता लगा सकते हैं, उनमें शामिल हैं प्रीवियस मंथली हाइज और लोज, प्रीवियस ईयरली हाइज और लोज, प्रीवियस वीकली हाइज और लोज, प्रीवियस डेली हाइज और लोज आदि। ये सभी ऐसे लेवल्स हैं जिन्हें बड़ी संख्या में मार्केट पार्टिसिपेंट्स बड़ी उत्सुकता से देख रहे होते हैं, ताकि वे ट्रेड ले सकें, और इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में ऑर्डर्स जमा होते हैं। ये सभी प्रोस्पेक्टिव लोकेशंस बहुत हाई लिक्विडिटी वाले होते हैं। चूंकि हमारे पास वैसी इंफॉर्मेशन नहीं होती जैसी कि इन बिग प्लेयर्स के पास होती है, हम एक लिक्विडिटी एरिया की स्ट्रेंथ और लिक्विडिटी के एग्जैक्ट लोकेशन को हर समय डिटरमिन नहीं कर सकते। इसलिए हम केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ खोजी जा सकती है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतनी ही बड़ी लिक्विडिटी होगी। हालांकि जितना ज़्यादा हम छोटे टाइम फ्रेम्स की ओर जाते हैं, उतनी ही कमज़ोर लिक्विडिटी होगी। तो ये सब बातें हैं जो आपको लिक्विडिटी के बारे में जाननी चाहिए, खासकर एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में। अगले एपिसोड में हम इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में जानेंगे। तब तक इस टॉपिक को कई बार पढ़ें और रिवाइज करें, फिर मेजर मार्केट स्ट्रक्चर को ठीक से मार्क करके एक्सटर्नल लिक्विडिटी एरियाज को ढूंढने की कोशिश करें, और देखें कि मार्केट कैसे एक लिक्विडिटी एरिया से दूसरे में मूव करता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ वैल्यूएबल जानकारी दी है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए 1 मिनट निकालें। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को इनेबल करें, ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड के आने पर नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय।